हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अच्छे से इसके जो भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया था। चलिए तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक हम समरी इसकी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि संसाधन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा ये जो संसाधन है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल, यानी कि यानी कि प्राकृतिक संसाधन। दूसरे होते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है, दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास है लकड़ी का पलंग। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास है पलंग। अब पलंग के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये पलंग जो है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है ना। अब ये पलंग जो है मानवों ने बनाया है, तो ये क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो पलंग है ये बना हुआ किससे है? लकड़ी से बना हुआ है। जब जो कि लकड़ी क्या है? एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आती है कि जो ये मानव निर्मित संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन से ही जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक संसाधन से ही बनते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे घर में लोहे के बर्तन हैं। ठीक है, घरों में क्या है? लोहे के बर्तन, तो वो भी एक संसाधन है। हम खाना उसमें पकाते हैं। खाना पकाने के लिए हमारे क्या है? एक इजी वो है, एक सुविधा हमारे लिए वो है। ठीक है, तो वो जो बर्तन है वो बने हुए किसके हैं? लोहे के। अब लोहा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, एक मेटल है, एक धातु है जो हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो मानव निर्मित संसाधन है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक्ड है? वो लिंक है प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, चलो तो फिर प्राकृतिक संसाधनों की हमने बात की। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, जिनकी मात्रा सीमित होती है। जैसे कि हम जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, यानी कि जिनका हम जितना भी उपयोग करें ये कभी समाप्त नहीं होंगे, वो होते हैं हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या है अक्षय प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल? तो ये है बच्चों, जैसे वायु है, तो वायु का हम कितना भी उपयोग करें ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है, वायु के अलावा अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इसके अलावा मिट्टी है। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। कौन से वाले? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास है कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है।
अब ये जो कोयला है और पेट्रोलियम है ये कैसे हैं? समाप्त होने वाले संसाधन। समाप्त होने वाले यानी कि ये हमें मिलते हैं सिर्फ असीमित मात्रा में, सॉरी सीमित मात्रा में। सीमित मात्रा में यानी कि अगर हम इनका अधिक उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है कि संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, अक्षय प्राकृतिक और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, ये जो कोयला है और पेट्रोलियम है, तो हमने बच्चों चैप्टर में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात की थी। ठीक है, ये जो कोल है ये कैसे बनता है और पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है। अब दोनों ही हम जानते हैं क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन है तो प्राकृतिक संसाधन ही। ठीक है, अब दूसरी चीज ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं, इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, दोनों को ही फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोयला बनता है मृत वनस्पति के अवशेषों से, जबकि पेट्रोलियम बनता है कि जो समुद्री जीव होते हैं उनके जो मृत अवशेष होते हैं उनसे बनता है। ठीक है, फिर हमने कोयले और पेट्रोलियम की कहानी के बारे में बात की थी। कौन सी कहानी, इनके फॉर्मेशन की, स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन, कि कैसे ये बनते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। तो कैसे कैसे बनते हैं, कोयले के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोयला कैसे बनता है बच्चों, जब जो हमारे क्या थे, निचले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो वहां पे वन थे, जंगल थे, वो सभी मृदा में दफन हो गए। अब जब वो मृदा में दफन हो गए तो उनके ऊपर और मृदा आती गई और वो संपीड़ित हो गए। संपीड़ित होते होते वो और गहराई में चले गए। गहराई पर जाने पर, इनकी पृथ्वी में और गहराई में वो चले गए, और गहराई पर जाने पर क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो मृत पौधे थे, मृत वनस्पति थी, धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। अब ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ये जो मृत वनस्पति है ये धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन, या हम कहें कार्बनीकरण। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। वैसे ही हमने पेट्रोलियम की स्टोरी के बारे में बात की थी कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, जो हमारे समुद्र में जो जीव हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके मृत शरीर समुद्र के जो बॉटम है, बॉटम में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो समुद्र के जो मृत जीव हैं जब ये मृत हो गए तो इनके शरीर समुद्र के बॉटम में चले गए यानी कि पेंदे में चले गए। तो धीरे धीरे इनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी आती गई, ये और गहराई में जाते गए। तो उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण और वायु की अनुपस्थिति के कारण धीरे धीरे ये जो मृत जीव जंतु थे पानी में रहने वाले, वो सभी क्या हो गए, धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो जब कोयला बनता है बच्चों तो इसके तीन मेन कंपोनेंट हमारे पास हैं। ठीक है, या ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है, कोक, कोल तार और कोयला गैस। वैसे ही पेट्रोलियम से हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, और पेट्रोलियम से नहीं मिलता हमें प्राकृतिक गैस। देखो जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है ना उस दौरान प्राकृतिक गैस भी बनती है जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। उसी दौरान प्राकृतिक गैस भी बनती है। ठीक है, जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो ये बात हमने कर ली थी। अब पेट्रोल का उपयोग हम जानते हैं जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं उनमें किया जाता है। डीजल का उपयोग जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, वही कोक, कोल तार और कोल गैस, इन सभी की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। और ये दोनों, ये जो कोयला और पेट्रोलियम है दोनों क्या है, एक तरह का फ्यूल है यानी कि ईंधन है।
ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। इसके अलावा चैप्टर में बच्चों हमने प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा कि जो प्राकृतिक गैस है इसको संपीड़ित करके भंडारित किया जाता है, तब इसे कहा जाता है सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि एलपीजी है, कैरोसिन है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन मोम है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर पेट्रोलियम से मिलती है, बिटुमिन है, ठीक है, जो रोड बनाने के काम आता है। तो पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे जो है उत्पाद मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है अलग अलग तापमानों पर, ठीक है, जिससे कि जो इसमें जो ये जितने भी इसमें घटक हैं उनको क्या किया जा सके, पृथक कर किया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि पेट्रोलियम के क्या क्या जो मुख्य घटक होते हैं, कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं इससे। ठीक है, फिर हमने सीएनजी के बारे में बात की थी जो कि हमारी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये जो सीएनजी है बच्चों, इसको क्या किया जाता है, ये है तो नेचुरल गैस, अब इसको कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। अब दूसरी चीज, ये जो सीएनजी है इसे एक क्लीन फ्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लीन फ्यूल। ठीक है, इसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं। ये क्या है? स्वच्छ ईंधन होता है, इससे पॉल्यूशन कम होती है, तो हम इसे ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि क्यों इसका और ज्यादा हम उपयोग करते हैं। देखो, एक तो ये क्लीन फ्यूल है, यानी कि पॉल्यूशन नहीं कर रहा, पॉल्यूशन नहीं कर रहा तो इन्वायरमेंट को सेफ रख रहा है। दूसरी चीज ये क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसको कहीं से ले जाना या कहीं लाना बहुत ज्यादा इजी है। फिर तीसरी चीज क्या, ये इजी टू हैंडल है, इसको हैंडल करना भी क्या है, आसान है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर एलपीजी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एलपीजी भी क्या है हमारी, तो ये पेट्रोलियम गैस है, उसको लिक्विफाई किया जाता है, तो उसको हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो हमारे ईंधन के रूप में हम इसको उपयोग करते हैं अपने घरों में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरी में। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ से पेट्रोलियम से जो है कैरोसिन ऑयल मिलता है, तो कैरोसिन का भी हम उपयोग करते हैं, जो जेट वायुयान होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है, और कैरोसिन का हम ईंधन के रूप में भी घर में खाना पकाने के लिए भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। वहीं लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी हम उपयोग करते हैं। फिर पैराफिन मोम जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आती है, क्रेयॉन्स बनाने के काम आती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे इसके जो घटक है उनके बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर में कंप्लीट किए थे। फिर बच्चों लास्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जो कि था कि इन जो ये जो फ्यूल है, जो कोयला है पेट्रोलियम में, इनको हमें कंजर्व करना जरूरी है, इनको सेव करना जरूरी है, इनको बचा करके रखना अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, अब कोयले और पेट्रोलियम का हमें कम उपयोग करना चाहिए। क्यों कम उपयोग करना चाहिए? इसके बहुत सारे कारण हैं, और कुछ कारण ये है, जैसे कि पहला अगर हम बात करें तो इसका कम उपयोग इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन पैदा करते हैं। पॉल्यूशन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा ये हानिकारक है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज इनका कम उपयोग करना है, ताकि ये क्या करें, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो। दूसरी चीज, ये बहुत क्या है, सीमित मात्रा में होते हैं, तो अगर हम इनका कम उपयोग करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन के लिए भी इन्हें सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको कम यूज करने के बहुत सारे फायदे हमारे पास हैं। तो यही सब हमने चैप्टर में पढ़ा था, जिसकी समरी को हमने हल्के से क्या कर लिया है, अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो देखना है हमें, तो क्या लकड़ी एक फॉसिल फ्यूल है? बिल्कुल भी नहीं। लकड़ी कहाँ से फॉसिल फ्यूल हुई? लकड़ी कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। हाँ, लकड़ी एक फ्यूल है, यानी कि ईंधन है, लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। देखो फॉसिल फ्यूल होते क्या है ना, क्वेश्चन का आंसर तो हम तभी दे पाएंगे जब हमें पता होगा फॉसिल फ्यूल क्या है। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि जो अवशेषों से बनते हैं, जैसे मृत प्राणी है या मृत वनस्पति है, उनके अवशेषों से जो बनते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि क्या यहाँ पर कोयला एक फॉसिल फ्यूल है? बिल्कुल, कोयला बच्चों एक फॉसिल फ्यूल है। क्या बायोगैस एक फॉसिल फ्यूल है? देखो बायोगैस के अवशेषों से बन रही है, नहीं बन रही ना, तो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगला है काव डंग केक, यानी कि गोबर के उपले जिन्हें कहा जाता है। तो गोबर के उपले, क्या ये किसी मृत अवशेषों से बन रहे? नहीं, गोबर से ही तो बन रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों,
किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल नहीं है, हालांकि ये सारे ही फ्यूल तो हैं ही, ठीक है, ईंधन सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, अच्छा, पेट्रोलियम किसके अवशेषों से बनता है? तो अभी जब हमने चैप्टर का रिवीजन किया है, तो रिवीजन में हमने दोनों पार्ट्स को रिवीजन किया था कि कोयले किससे बनता है, जो मृत वनस्पति है उसके अवशेषों से, जबकि पेट्रोलियम किससे बनता है, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके मृत अवशेषों से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्या प्लांट से बनता है पेट्रोलियम, अच्छा, पी फॉर प्लांट, पी फॉर पेट्रोलियम, इस तरीके से आपको इसको मैच नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से आंसर नहीं करना है। अगला है डायनासोर, क्या डायनासोर के अवशेषों से मिलकर के बनते हैं पेट्रोलियम? बिल्कुल भी नहीं। अगला है हमारा डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मृत समुद्री जीव, तो हाँ बिल्कुल मृत समुद्री जीवों से बनता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम मिलता ही हमें कहाँ से है, समुद्र से ही, तो वहां नीचे गहराई में समुद्र से ही तो बनता है ना। वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, उच्च दाब पर ही तो बनते हैं ये जो मृत समुद्री जीव है। धीरे धीरे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के साथ क्या बनता है, प्राकृतिक गैस हमें मिलती है, ठीक है। अगला है इंसेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन इंसेक्ट भी है, तो इंसेक्ट से तो बिल्कुल नहीं बनते, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ एयर? अच्छा, ये हमने रिविजन नहीं किया अभी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस यहाँ पर बनती है, फॉर्म होती है वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि कोयले को हवा की अनुपस्थिति में जलाने पर कौन सी गैस बनती है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोयले को जलाते कैसे हैं, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन तो ये भी है कि जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयला जब जलेगा, कोयला जब जलेगा कैसे जलेगा, हमेशा वायु की उपस्थिति में जलेगा, ठीक है। तो वायु की उपस्थिति में जब ये जलता है तो कौन सी गैस बनाता है, तब ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब क्या है, वायु की उपस्थिति। ठीक है, वायु की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस में जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लेकिन जब वायु की अनुपस्थिति में ये जलता है, अनुपस्थिति यानी कि वायु जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही। अच्छा बच्चों, यहाँ पर होता है पूर्ण दहन, क्या हो रहा है, पूर्ण दहन, जब वायु की प्रॉपर मात्रा मिलती है किसी भी कंबशन में, किसी भी दहन में, जब वायु हमें प्रॉपर मिल रही है तो वहां पर कहा जाता है पूर्ण दहन। और जहां पर वायु की कमी हो रही है, ठीक है, वायु नहीं मिल रही, तो उसे कहा जाता है अपूर्ण दहन। तो ऐसे दहन में जब हम कार्बन की बात करें तो कौन सी गैस बनेगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब वायु की अनुपस्थिति की बात आती है तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जब कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि जब वायु की उपस्थिति में कार्बन या कोयला जलता है, तब बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये जो कंबशन है उसकी प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, ठीक है। चलो, मोनोऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन, ठीक है, मोनोऑक्साइड यानी कि एक ऑक्सीजन की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, समझ में आए ये क्वेश्चंस, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है। तो अभी तक प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। चलो, तो प्लास्टिक की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं प्लास्टिक एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लेकिन पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल हमारा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम सारे ऑप्शंस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एग्जाम देखते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन आंसर हो। बात करते हैं नायलॉन की, तो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है बच्चों, वो कोई नेचुरल फाइबर नहीं है। पॉलिस्टर की बात करें तो पॉलिस्टर भी हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कोयले को जब वायु की अनुपस्थिति में हीट किया जाता है तो कौन सी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है बच्चों? यहाँ से हमें मिलती है कोल गैस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? तो ये जो नेचुरल गैस है यानी कि प्राकृतिक गैस, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है बच्चों मीथेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन। ठीक, चलो तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन थे जो तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम। अच्छा, पेट्रोलियम बनते किससे? हम जानते हैं डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो समुद्री जीवों से बनते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन एनिमल और प्लांट्स यानी कि तो समुद्री जीव में प्लांट्स भी तो आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? अच्छा, निम्न में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो देखो, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, लकड़ी एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। हालांकि ये एक फ्यूल है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो कोल देख करके कोल पे टिक नहीं मारना है, कोल आगे भी पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो कोयला तो है जीवाश्म ईंधन। ठीक, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट नेचुरल गैस की बात करते हैं तो वो भी एक नेचुरल गैस भी क्या है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोक इज अ। अच्छा, कोक क्या है, किस प्रकार का फ्यूल है, किस प्रकार का ईंधन है या है क्या? तो क्या ये एक लिक्विड फ्यूल है? नहीं। लिक्विड फ्यूल कौन सा है? कोल तार हमारा लिक्विड फ्यूल है। हम यहाँ पर लिक्विड फ्यूल की जगह पर कोल तार लिख सकते हैं। कोल तार है लिक्विड फ्यूल। ठीक है, वहीं बात करते हैं सॉलिड फ्यूल। तो हाँ, कोक एक सॉलिड फ्यूल है। गैसियस फ्यूल की बात करें तो कोल गैस। ठीक है, सीएनजी यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस है, तो ये क्या है? गैसियस फ्यूल है। नन ऑफ दीज तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, कोल क्या है? एक सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल? यानी कि जीवाश्म ईंधन में बनने में कितने वर्ष लगते हैं? तो कितने लगते हैं बच्चों? क्या 10 साल, 100 साल, 200 साल? नहीं, मिलियंस ऑफ इयर्स यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्टील? यानी कि यहाँ पर स्टील बनाने पर, इस्पात का निर्माण करने के लिए कौन से, किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, इस्पात का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है? तो बिटुमेन नहीं, बिटुमेन का उपयोग किया जाता है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, कोक का उपयोग किया जाता है, कोल टार का उपयोग नहीं किया जाता, नेचुरल गैस का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड? यानी कि वो प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं, उससे जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको सेपरेट जब किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, चलो इसको एक बार देखते हैं। देखो, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, जब हम रिविजन भी कर रहे थे और चैप्टर में भी पढ़ा है कि पेट्रोलियम जो है उससे हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं, कई सारे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट मिलते कैसे हैं? जब हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को क्या करते हैं, पेट्रोलियम से इन प्रोडक्ट को अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब ये सेपरेट हम करेंगे कैसे? जैसे हमने कहा कि जो पेट्रोलियम है, इसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, इसके क्या क्या संघटक है। तो इसमें बच्चों पाया जाता है कैरोसिन ऑयल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा पैराफिन मोम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन। तो इतने सारे इसके उत्पाद होते हैं,
हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट है। तो इन कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करके इनको प्रोडक्ट में कैसे बनाया जाता है, कैसे इनको पृथक किया जाता है, जिस प्रोसेस से इनको पृथक किया जाता है उसको क्या, उस प्रोसेस को तो हम प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। अच्छा, ये रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है ये की कहाँ पर जाती है बच्चों, ये की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करण में ये प्रोसेस की जाती है। अब ये प्रोसेस होती क्या है, इसमें किया क्या जाता है, जैसे कि हमने बात की थी जब हम समरी पढ़ रहे थे कि पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और इसके ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इन्हें पृथक किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मेथड है, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल कॉजेज द लीस्ट पॉल्यूशन, यानी कि कौन सा फ्यूल ऐसा है निम्न में से जो सबसे कम प्रदूषण करता है। तो वो कौन सा फ्यूल है, देखो कोल बहुत ज्यादा क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। सेम डीजल भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, पेट्रोल भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, लेकिन सीएनजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल यानी कि स्वच्छ ईंधन, तो यानी कि ये प्रदूषण सबसे कम करता है, बहुत कम प्रदूषण करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, यानी कि निम्न में से क्या कोल तार से हमें नहीं मिलता। तो नेफ्थलीन बॉल्स हमें कोल तार से मिलती हैं, सिंथेटिक डाइज, प्लास्टिक, ये सभी हमें कोल तार से मिलते हैं, लेकिन कोक हमें कोल तार से नहीं मिलता। कोक क्या है, एक अलग है ना, कोक तो हमारा अलग प्रोडक्ट है कोयले का। हम जानते हैं कि कोल यानी कि कोयला, इसके हमें तीन मुख्य उत्पाद मिलते हैं, ठीक है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है। चलो तो ये बात हमें यहाँ पर पता है। अगला क्वेश्चन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी इज मेनली यूज एज फ्यूल इन, अब इसको मुख्य रूप से किसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या ट्रेन में यूज किया जाता है, देखो बच्चों ट्रेन में नहीं किया जाता सीएनजी का उपयोग, ठीक है, शिप या एयरप्लेन में भी नहीं किया जाता, कार और बसेस में इसका उपयोग किया जाता है सीएनजी का, ठीक है। ये क्लीन फ्यूल भी है तो पॉल्यूशन भी कम करती है, ठीक है, कम करती है यानी कि कम प्रोड्यूस करती है, एनवायरमेंट से पॉल्यूशन नहीं करती कम, ठीक है, कम पॉल्यूशन करती है यानी कि पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे कोल और पेट्रोलियम से रिलेटेड। तो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए तो आपने ध्यान दिया होगा वो क्वेश्चन किससे पूछे गए, मेनली कोल और पेट्रोलियम से ही पूछे गए हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनसे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड, सीएनजी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन हमने देखे। तो बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।